आज मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ साहब। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। बजट पर आपसे विशेष चर्चा करनी है। बताएं सर, बजट की कितनी तैयारी आपकी है? इंटरिम बजट के हिसाब से या पूरा सोच के बैठे हैं आप कि नहीं तैयारी पूरी है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। सी, बजट इस बार वोट ऑन अकाउंट है, इंटरिम बजट जिसे हम कहते हैं। अगर आप पिछले दो इंटरिम बजट देखें तो जनरली बहुत ज्यादा फायरवर्क्स नहीं होते हैं, बहुत माइनर टिंकरिंग होता है। चूंकि अभी जो प्रोबेबिलिटी है इस गवर्नमेंट के वापस आने की बहुत ज्यादा है, तो उनको बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये नंबर्स बनाने होंगे, राइट। एक जो कंटिन्यूड थीम है बजट के नंबर्स का, वो है मैक्रो और फिस्कल कंसोलिडेशन, राइट। जहां पे इन्होंने कहा है कि FY26 तक 4.5% फिस्कल डेफिसिट तक हम लेके आ जाएंगे। तो ये एक ट्रांजिशन है जिसमें FY25 एक बीच में एक माइलस्टोन है। वो नंबर पे मेरे ख्याल से बाजार की बहुत ज्यादा नजर होगी कि क्या पेंसिल इन कर रहे हैं FY25 के लिए फिस्कल डेफिसिट 5.4 और 5.2, राइट। दूसरा, आप कैपेक्स में क्या एलोकेशन कर रहे हैं? क्योंकि अनिल जी, अगर आप एक चीज देखें पिछले 4 साल में, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहा है इंडिया के बजट का, जो कि बजट के दिन बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होता है क्योंकि उस दिन बहुत नॉइज होता है अलग अलग चीजों का, अलग अलग सेक्टर्स का, बट एक जो कंटिन्यूड थीम है पिछले 4 साल से, वो है कैपिटल स्पेंडिंग। जो 4 साल पहले 2.5 लाख करोड़ यानी 2.5 ट्रिलियन का इंडिया का कैपिटल स्पेंडिंग, कैपिक स्पेंडिंग बजट होता था, वो पिछले साल 10 लाख करोड़ हो गया है। तो 4 साल में 4 गुना। अब ये देखना जरूरी रहेगा कि इतने हाई बेस पे 4 साल के 4 टाइम्स के जो एलोकेशन है, उसके ऊपर गवर्नमेंट FY25 में क्या एलोकेशन करती है कैपेक्स स्पेंडिंग पे, बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्राइवेट कैपेक्स पे रहेगा। और जो सारे स्टॉक्स है, PSUs, रेलवेज, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, ये जो पिछले 3 साल में बहुत अच्छा इन्होंने रिटर्न दिया है, उनके लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा चीज, क्या गवर्नमेंट बॉटम ऑफ द पिरामिड या लोअर मिडिल क्लास के लिए, जो उन्होंने 2019 के इंटरिम बजट में एक इनकम टैक्स में थोड़ी सी राहत दी थी, कुछ स्लैब चेंज किए थे, क्या वो फिर से हो सकता है? बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो लो एंड कंजम्पशन टिकट आइटम्स है, उनमें कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है। वहां पे ग्रोथ बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुका है। आप जैसे FMCG देख लीजिए, रूरल ओरिएंटेड जो रिटेलर्स हैं उनके नंबर्स देख लीजिए। तो अगर वहां पे कुछ एक छोटा सा पुश आता है तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड लास्टली, जो पूरा एक पिछले 5 साल में हमने पूरा बजट का मैथ्स देखा है, एक जो मुझे लगता है बहुत बड़ा हाईलाइट रहा है कि बजट का मैथ्स बहुत क्रेडिबल रहा है इस गवर्नमेंट का। एक जमाना था जब बजट के नंबर्स पे बिलीव करना इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि बहुत अग्रेसिव नंबर्स पेंसिल इन किए जाते थे ऑन रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग बोथ। सो इवेंचुअली क्या होता था कि जब रिवाइज्ड एस्टिमेट आता था या जब एकदम 2 साल बाद फाइनल नंबर्स आते थे, और जो बजट में प्रेजेंट किए गए हुए नंबर होते थे वो बहुत अलग होते थे। अब हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के एजम्पशंस है ऑन नॉमिनल GDP ग्रोथ, रेवेन्यू स्पेंडिंग, कैपिटल स्पेंडिंग, रेवेन्यू इंक्री जो रिसीव्ड्स हैं, काफी कैलिब्रेटेड होते हैं और बहुत रियलिस्टिक होते हैं। इसलिए आप देखिए कि बजट के दिन जो वोलेटिलिटी होती है बॉन्ड मार्केट में, बिकॉज बॉन्ड मार्केट के लिए इवेंट बहुत बड़ा होता है कि आपका न्यू मार्केट बोरोइंग क्या होगा कैलेंडर, और उसके वजह से क्राउडिंग आउट होता है या क्राउडिंग इन होगा, बहुत सारा उसके वजह से इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड मार्केट को फर्क पड़ता है। तो मैंने जो देखा है कि पिछले 4-5 साल में थोड़ा सा एक वोलेटिलिटी जो होती है वो कम हुई है, और वो बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि यही कंटिन्यू रहे। बिकॉज अगर यही गवर्नमेंट को वापस आना है तो उन्हें वो नंबर देने होंगे जो वो अचीव कर सकते हैं। सो मुझे इंटरिम बजट से ऐसे बहुत ज्यादा फायरवर्क्स की उम्मीद नहीं है। इट्स अ स्टेडी एज शी गोज, जो कहते हैं, वैसा एक इवेंट रहना चाहिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि वित्तीय घाटे पर किस तरह से अनुशासन रहता है, कैपेक्स किस तरह से बढ़ते हैं, और डेटा जो आते हैं वो क्रेडिबल रहने चाहिए, और यही पॉलिसी अगर कंटिन्यू करे तो बजट रहेगा आपके लिए बेहतरीन। इन खास बातों पर बजट में रहेगा फोकस। लेकिन एक चीज़ और है, जाहिर सी बात है कि चुनाव के पहले का बजट है,
और रूरल इकोनॉमी थोड़ी सी प्रेशर में है भी। तो क्या कुछ ऐसे कुछ उपाय सरकार की तरफ से आ सकते हैं जो ग्रामीण इलाकों के लोगों को पसंद आए, उनके वोटर्स को भी पसंद आए और साथ ही साथ इकोनॉमी को बेहतर भी करने की कोशिश करें? यदि हाँ, तो क्या हो सकता है और ऐसे में मार्केट का रिएक्शन क्या होगा? अनिल जी, बिल्कुल थोड़ा बहुत उसमें एक कैटलिस्ट हो सकता है, बट बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें, बिकॉज अगर आप इस गवर्नमेंट का पिछले 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने कंजम्पशन को ऐसे बहुत ज्यादा पुश नहीं दिया है। इस गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से सप्लाई साइड पे रहा है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट, कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई, डिफेंस इंडिजनाइजेशन, रेलवेज, रोड्स, मेट्रोज, इन सब चीजों पे इनका फोकस रहा है। एट द मार्जिन बीच बीच में जैसे पीएम किसान एक योजना आई थी, उस पे वो 6,000 रुपए का पर पर्सन पर फार्मर जो एलोकेशन होता है, हो सकता है उसमें कुछ इंक्रीज हो जाए, या मनरेगा में कुछ ज्यादा एलोकेशन कर दे, या कुछ मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स के लिए कुछ राहत हो जाए। मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा बिग बैंग फ्री बी फॉर एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कुछ इस बजट में रहेगा। मुझे लगता है इस गवर्नमेंट की सोच ये है कि आप कैपेक्स इन्वेस्टमेंट साइकिल को बढ़ावा देते रहिए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर ऑर्गेनिक तरीके से, बॉटम्स अप तरीके से कंजम्पशन सस्टेनेबल तरीके से आगे जाके ग्रोथ आएगा। ये मुझे लगता है इस गवर्नमेंट का प्रायोरिटी रहा है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा बजट में अगर किसी तरह के पॉपुलिस्ट मेजर आते हैं तो उस पर रहेगा एक्शन, लेकिन हाँ, अगर किसी भी तरह से ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़े तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा गौतम जी, अब बाजार पर एक राय आपसे लेना चाहता हूँ बजट को लेकर ही। क्या बजट से पहले, बजट के बाद अगर निवेश करना है तो कब किया जाए, और दूसरा ये कि अगर किया हुआ है तो क्या रहने दें या बजट के पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का वक्त है? अनिल जी, मैं इस राय का रहा हूं कि एक इवेंट के वजह से आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रेटजी नहीं चेंज होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर है तो अपनी जो कन्वर्सेशन हो रही है एक इन्वेस्टर के लिए है। ट्रेडर ऑब्वियसली वो लोग तो इवेंट, डे टू डे, वीकली, क्वार्टरली वो बेसिस पे भी देखते हैं, बट अगर आप इन्वेस्टर है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो मुझे नहीं लगता है एक इवेंट के वजह से कुछ बहुत ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में फर्क पड़ना चाहिए। जहां तक मार्केट की राय है अनिल जी, जो 6-7 महीने हमें पहले अगस्त 2023 में ब्लू स्काई लगता था निफ्टी का, वो आज एकदम बेस केस लग रहा है। राइट। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्केट का जो रैली हुआ है स्पेशली लार्ज कैप्स में, वो एक कॉर्पोरेट अर्निंग्स के थ्रू हुआ है। अगर आप देखते पिछले 5 साल का भी परफॉर्मेंस, दिसंबर 18 से लेकर दिसंबर 2023 तक, 5 साल में निफ्टी ने आपको 15% कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है लगभग। और FY19 से FY24 तक निफ्टी की अर्निंग्स भी 17% पे कंपाउंड हुई है। इसलिए इतना चलने के बावजूद आज 22,000 निफ्टी पे भी निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो अभी भी 19.5-20 के टाइम पे है, जो कि लास्ट 10 साल के एवरेज के आसपास है। अगले साल हमारी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन करीबन 16% है, 1140 रुपए पे। अगर आप देखते हैं कि 6 महीने बाद, 8-9 महीने बाद बाजार FY26 के नंबर्स भी धीरे धीरे डिस्काउंट करना चालू करेगा। अगर हम वहां 1250-1300 के रेंज में जाते हैं और जो अभी का पी मल्टीपल है वही सस्टेन होता है, तो आप लगभग लगभग, आप अगर मैथ्स करने जाए तो 1 साल का आपको रेंज 25,000 से 26,000 का निफ्टी का अपसाइड दिखता है, कि जो कि काफी हेल्दी है मेरे हिसाब से। आज प्रॉब्लम है मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस में, बिकॉज वहां पे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। आज मिड कैप का पी 28 टाइम है, जो कि 40% प्रीमियम पे है निफ्टी के मुकाबले। और स्मॉल कैप का पी जो 10 साल का एवरेज 24% का डिस्काउंट रहा है, वो आज निफ्टी से 10% प्रीमियम पे है। तो क्लियरली मिड और स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस में आपको कंफर्ट नहीं है। लेकिन आपका जो मार्केट में फ्लो आ रहा है, आप हर महीने म्यूचुअल फंड के आंकड़े देखते हैं। CY23 में आपको $22 बिलियन का इनफ्लो आया। CY23 में फॉरेनर्स का $22 बिलियन था, तो मार्केट को $44 बिलियन का इनफ्लो CY23 में मिला। अगर आप करंट रन रेट देखते हैं डोमेस्टिक का, जिसमें $2 बिलियन पर मंथ SIP है, और फिर बाकी आप EPFO, NPS, AIF, इंश्योरेंस, PMS, ये सब चीज ऐड करते हैं, तो लगभग लगभग मंथली बेसिस पे डोमेस्टिक इन्फ्लो इक्विटी मार्केट में $3 बिलियन आ रहा है, जो $36 बिलियन साल का हो जाता है। और मान लीजिए FIFO जो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, अगर वो सेम रहता है लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल भी, बिकॉज इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है मैक्रो और माइक्रो पे, और पॉलिसी स्टेबिलिटी है, पोटेंशियल ऑफ ये गवर्नमेंट फिर से आए मेजोरिटी के साथ थर्ड टाइम, वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर वो $20 बिलियन का इन्फ्लो, $21 बिलियन जो लास्ट ईयर था, वो
सेम रहता है इस साल भी, तो आप 55-60 बिलियन डॉलर के बीच में ये साल इक्विटी मार्केट में इन्फ्लो की बात कर रहे हैं, जिसमें से आप 15 से 20 बिलियन डॉलर प्राइमरी मार्केट का हटाते हैं तो सेकेंडरी मार्केट के लिए 35-40 बिलियन डॉलर फिर भी बचता है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडाइसेस में बहुत ज्यादा करेक्शन होना आज अगर आप बैठ के देखें तो प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम अगर आप फंडामेंटल नजरिए से बाजार को देख रहे हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस बहुत चढ़े हुए हैं। वहां पे आपको बॉटम्स अप तरीके से एक एक स्टॉक देखना होगा, उसका अर्निंग्स विजिबिलिटी, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और मैनेजमेंट क्वालिटी, ये देख के फिर आपको उस पर नजरिया बनाना होगा। जैसे हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में काफी सारे चेंजेस किए हैं इस बार। हमने 13 नए स्टॉक्स ऐड किए हैं, 10 पुराने स्टॉक्स निकाले हैं, वैल्यू ओरिएंटेड सेक्टर्स का वेट बढ़ाया है, काफी सारे मिड कैप्स भी ऐड किए जहां पे हमें अभी भी वैल्यूएशन में थोड़ा अपसाइड दिखता है। बट ओवरऑल अगर आप टॉप डाउन नजरिए से देखते हैं तो लार्ज कैप में अभी भी वैल्यूएशन में कंफर्ट है क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा आ रहा है और वैल्यूएशन ज्यादा बढ़े नहीं है। जबकि मिड और स्मॉल कैप में जबकि ग्रोथ अच्छा है बट वैल्यूएशन ने ऑलरेडी वो फैक्टर इन कर लिया है। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बाजार के लिए। आज से भी गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आपने बजट पर और बाजार पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच सर।